गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जहां भी हैं, ब्रूटली ऑनेस्ट विद वीआरए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 डेडली सिंस ऑफ बॉलीवुड। बॉलीवुड के कौन से ऐसे 5 कर्म या कुकर्म हैं जिसके कारण आज बॉलीवुड के ऊपर संकट के बादल छाए हुए हैं। संकट के बादल पहले आपको बता दूं क्या है, फिर मैं आपको आगे बात बताऊंगा। तो संकट के बादल का मतलब ये है, एक बॉलीवुड के खुद के एग्जिस्टेंस की एक बहुत बड़ी समस्या आन खड़ी हुई है कि बॉलीवुड सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा। और जब मैं बॉलीवुड बोलता हूं तो मैं टेलीविज़न की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओटीटी वेब सीरीज़ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ख़ास तौर पे फिल्म्स की बात कर रहा हूं जो कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बनती हैं। पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, वो एक अलग विषय है। दूसरी चीज़, आज बॉलीवुड की जो फिल्में हैं, क्या वो इंडिया के प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करेंगे या अमेरिका की 3-4 कंपनियां करेंगी, इसका फैसला भी शायद कुछ दिनों में हो जाएगा एज टाइम प्रोग्रेसेस। जहां तक मेरा अंदाज़ा है, अगर ये लड़ाई नहीं लड़ी गई और बॉलीवुड के जो लीडर्स हैं, मैं लीडर नहीं हूँ, मैं तो आउटसाइडर हूँ, जो लीडर्स हैं जो बॉलीवुड को चलाते हैं, अगर उन लोगों ने ये लड़ाई नहीं लड़ी तो संभावना लगभग यही है कि बॉलीवुड हमारे हाथ से निकल जाएगा। जैसे एक वक्त में पूरी कॉटन मैन्युफैक्चरिंग, हम दुनिया में सबसे अच्छा कॉटन बनाते थे, पर वो सारा का सारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद ब्रिटेन के पास चला गया, मैनचेस्टर में चला गया, हमारे पास कुछ नहीं बचा। पहले तो ये समझिए ये बॉलीवुड है क्या। बॉलीवुड कोई जगह नहीं है। किसी सरफिरे आदमी ने जो हॉलीवुड की कॉपी करते हुए, शायद मेरे ख्याल से किसी फॉरेनर ने या जर्नलिस्ट ने, चूंकि बॉम्बे में ये इंडस्ट्री थी तो बी वर्ड जोड़ के हॉलीवुड की जगह इसको बॉलीवुड कर दिया। उस वक्त के जो हमारे एक्टर्स, स्टार्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, जर्नलिस्ट थे, वो बड़े खुश हो गए। उनने कहा वाह, हमको तो एक हॉलीवुड के बराबर का दर्जा मिल रहा है, और बड़ी खुशी खुशी उन्होंने बॉलीवुड नाम को एक्सेप्ट कर लिया। देखा जाए तो जिस जर्नलिस्ट ने नाम दिया था वो इनका मजाक उड़ा रहे थे, वो इनको रिडिक्यूल कर रहे थे, इनकी तौहीन कर रहे थे। लेकिन चूंकि हम लोग एक कॉलोनियल माइंडसेट के शिकार रहे हैं, इसलिए उन लोग को समझ में नहीं आया कि उनकी तौहीन कर रहे हैं। जैसे कई बार लोग टॉलीवुड, लॉलीवुड, मॉलीवुड बोलते हैं, वो अपने आप में एक इंसल्ट है। तो हम लोगों ने इंसल्ट को अपनी तारीफ समझ के बॉलीवुड वर्ड को एक्सेप्ट कर लिया। अब हुआ ये कि धीरे 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 सारी दुनिया में बॉलीवुड वर्ड मशहूर हो गया, और आज आप कितनी भी लड़ाई लड़ें, उसको इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बोलने की कोशिश करें, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बोलने की कोशिश करें, विश्व में कोई उसको चेंज नहीं करने वाला। जैसे कि जैसे कि अरुणोदय प्रताप सिंह को अगर घर में लोग लल्लू करके बुलाने लगें और स्कूल कॉलेज के टाइम तक उसे सब लोग लल्लू बुलाएं, तो सारी जिंदगी उसका नाम लल्लू रहेगा। भले ही अरुणोदय प्रताप सिंह लगता हो जैसे एक राजा का नाम है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप घर घर जाके लोगों को डंडा लेके मार मार के उन लोगों की हैबिट नहीं चेंज कर सकते। तो सबसे पहला तो यही गुनाह एक था, पर मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं इसको बॉलीवुड ही बोलूँगा। अब बॉलीवुड जो है वो एक सोच बन गई है। मैं जब यहाँ पे फिल्म करने आया था सन 2004-2005 में, उस वक्त कोई भी एक्टर ऐसी एक भी फिल्म नहीं करता था जो कि ओरिजिनल हो, जो कि भारत की स्टोरी हो, भारत की लिटरेचर से निकली हो, भारत का साहित्य हो ना। आप डीवीडी दिखाइए, एक रीड शो नाम की बहुत बड़ी लाइब्रेरी यहाँ हुआ करती थी, सर्वोदय बांद्रा में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी। इन 2 लाइब्रेरी से डीवीडी जाते थे, और उस डीवीडी को देख के एक्टर्स लोग डिसाइड करते थे कि वो ये फिल्म करेंगे। प्रोड्यूसर्स उस फिल्म को हाथ ही नहीं लगाते थे जो देख नहीं सकते थे। एक ज़माने में बहुत ही मशहूर था, मैंने सुना हुआ है और मैंने एक बार तो अपनी आंखों से भी देखा हुआ है। महेश भट्ट साहब जो थे, उनकी फिल्मों में वो 5-6 फिल्में एक साथ शूट होती थी उनकी, इतनी सारी फिल्में वो करते थे उस ज़माने में। तो कई जगह पे तो उनके असिस्टेंट लोग बार बार VHS जो वीडियो होता है उसके सीन लगा लगा के एग्जैक्टली वही कैमरा की पोजीशन और वही डायलॉग के साथ उसको शूट करते थे। ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं खुद जानता हूँ, मेरे घर में रीड शो लाइब्रेरी एक हुआ करती थी, वर्सोवा में बड़ी फेमस थी, जुहू में भी थी, बॉम्बे के इलाके में, जहाँ सारे बॉलीवुड के लोग रहते हैं। और उसमें आप जब फिल्म लेने जाएँ तो उसे बोलो भैया कौन सी अच्छी फिल्म आई है, कहेगा ये ले जाइए, ये तो फलाने फलाने डायरेक्टर 3-4 बार देख चुके हैं, वो वाले तो 5-6 कर चुके हैं। अच्छा वो वाली तो नहीं, वो क्या करेंगे देख के, वो फिल्म तो कोई और बना रहा है।
रीड शोर वालों को ये पता होता था कि कौन सा प्रोड्यूसर और कौन सा डायरेक्टर कौन सी डीवीडी और वीएचएस को देख के कौन सी फिल्म बना रहा है। जब मैं आया था 2004 में, हम लोगों ने मैंने एक फिल्म कर रहा था जिसका नाम था आरंभ, और वो फिल्म थी बोफोर्स के ऊपर, और उसकी कहानी कुछ यूँ थी कि एक 90 साल का पिता और एक 60 साल का उसका बेटा, बोथ आर डाइंग, एक उम्र के हिसाब से और एक कैंसर या हार्ट अटैक से, और हाउ दे कम टुगेदर एंड दे डिस्कवर दिस होल थिंग अबाउट बोफोर्स, जिसमें श्री नसीरुद्दीन शाह जो थे पिता का रोल कर रहे थे, और रजित कपूर जो नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर है, दोनों ही के दोनों हैं एक्चुअली। तो वो रजित जी जो है वो बेटे का काम कर रहे थे। तो एक बेटा है जो कि इंडिया का इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है, उसके ऊपर लांछन लगता है और उसको हार्ट अटैक होता है। वो अपने पिता के पास कहीं पचमढ़ी जैसे एक शहर में जाता है, और वहाँ पे दोनों लोग जो हैं, हाउ दे डिस्कवर देमसेल्व्स एंड दे डिस्कवर व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव द इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया एंड हाउ दे फाइट फॉर देयर ऑनर एंड डिग्निटी, एंड इन द प्रोसेस वो लोग बोफोर्स को पूरा करते हैं। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि वो मेरा माइंडसेट हमेशा से उस तरह की फिल्में करने का रहा है, जो भारत की छुपी हुई कहानियाँ हैं उनको निकालने का। लेकिन तब मैं एडवर्टाइजिंग से आया था, ज़्यादा मैं कोई सोचता नहीं था, ना तो देश के बारे में ना पॉलिटिक्स के बारे में। जो जैसे लोग होते हैं एक मिडिल एज में, अपना घर बनाना चाहते हैं, नई नई शादी हुई है, बच्चे हुए हैं, तो मैं भी उसी दौड़ में था। सर्वाइवल के लाले पड़ गए, खाने पीने के लाले पड़ गए, अंत में ये नौबत आ गई कि भई अब फिल्म नहीं बनाए तो वापस गांव जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे में मेरी अचानक एक मैंने उसके पहले जी के लिए एक टेलीफिल्म बनाई थी, जो जी वालों ने मुझसे कहा था। उस वक्त एक फिल्म आई थी यूजुअल सस्पेक्ट्स, जो एक कल्ट क्लासिक है। उन्होंने कहा था इसके ऊपर बना दो, जो मैंने स्विट्जरलैंड जाके कुमार गौरव, निकी अनेजा, इन लोगों के साथ बनाई थी, और वो लोगों को बहुत पसंद आई। अब हो ये गया कि मेरे पीछे तांता लग गया कई सारे लोगों का कि भाई इसको फीचर फिल्म में बनाइए। एक मौका था, एक पैसे भी मिल रहे थे, फिल्म भी बन रही थी आपकी पहली, और उसमें कई सारे स्टार्स भी इन्वॉल्व हो सकते थे। तो मैंने कई अच्छे लोगों से बात करना शुरू किया। सबने कहा नहीं किसके ऊपर बेस्ड है। जैसे ही मैंने उनको बताया कि यूजुअल सस्पेक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, आप यकीन नहीं करेंगे 15 दिन के अंदर इतनी बड़ी स्टार कास्ट, अनिल कपूर जी, इरफान खान जी, एक्चुअली इरफान के साथ तो मैं मिला था बरिस्ता में, लोखंडवाला में, और सिर्फ बात से मैंने उनको बोला यूजुअल सस्पेक्ट, उन्होंने कहा उसमें से मेरा कौन सा रोल है, मैंने उन्हें बताया, उन्होंने वहीं के वहीं हाँ कर दिया। इमरान हाशमी, सुनील शेट्टी, अनिल कपूर, ये सारे के सारे बड़े एक्टर्स, अरशद वारसी, सारे के सारे जुड़ गए, क्योंकि उस वक्त शायद यही एक तरीका था। तो जो मैं एक ओरिजिनल फिल्म बनाने के लिए 2 साल स्ट्रगल करता रहा, जो कि शूटिंग पर जाने के 2 दिन पहले इसलिए कैंसिल हो गई, प्रोड्यूसर ने बैकआउट कर दिया। उसने कहा नहीं यार, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ देखा देखा हो तो बनाएंगे। और उसके बाद चॉकलेट को टू पुट इट टुगेदर 15 दिन में कास्टिंग हो गई, 1-1.5 महीने के अंदर हम लोग लंदन चले गए, और वो फिल्म बन गई इतनी बड़ी। कहने का मतलब मेरा, और उस दिन के बाद मैंने कसम खाई, अब मैं जब थोड़ी सी मेरी ख्याति हो गई, मैंने कसम खाई कि अब मैं कभी कॉपी नहीं करूंगा और सिर्फ ओरिजिनल फिल्म बनाऊंगा। गोल वॉज एन ओरिजिनल फिल्म, हेड स्टोरी वॉज एन ओरिजिनल फिल्म। और उसके बाद जब मुझे मौका मिला फ्रीडम का, तो उसके बाद मैंने वो फिल्में बनानी शुरू की जो मेरी आत्मा चाहती है, जो मैं कहना चाहता हूँ, जो फिल्में मैं समझता हूँ, बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, द ताशकंद फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, और इसके बाद जो अगली फाइल सीरीज़ में बना रहा हूँ, वो जब अनाउंस करूँगा आप भौचक्के रह जाएंगे कि इतनी हिम्मत किसी में कहाँ से आई ये फिल्म बनाने की। तो पहली बात तो मैं बॉलीवुड का पार्ट नहीं हूँ। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इंडी फिल्म के नाम से जो लोग बात करते हैं कि इंडी फिल्म के कई सारे पिनअप पोस्टर बॉयज़ हैं, इंडी फिल्म, ये सारे के सारे स्टूडियोज़ के पैसे के साथ काम करते हैं और कहते हैं अपने आप को इंडी फिल्म मेकर्स हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पिछली तीनों जो फिल्में हैं वो 100% इंडी फिल्म्स इसलिए हैं क्योंकि वो सारी की सारी उसके पैसे की हमने कैसे स्ट्रगल की है, हमने किया सारा खेल, उसको हमने बनाया खुद, हमने उसको रिलीज़ किया खुद, उसकी मार्केटिंग हमने खुद की और आज तक उनको मार्केट खुद अकेले कर रहे हैं। इंडिपेंडेंटली हम किसी पर डिपेंड नहीं करते, सारा का सारा काम मैं खुद अकेला कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा, इसमें इन्वॉल्व कर लूँगा अगर किसी को, तो मैं भी उसी बॉलीवुड का हिस्सा बन जाऊँगा जिससे मेरी पूरी की पूरी लड़ाई रही है। मेरी लड़ाई बॉलीवुड से नहीं है, मेरी लड़ाई भारत के लिए है। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हॉलीवुड कैसे सॉफ्ट पावर बना। आज आपके बच्चे हॉलीवुड के सारे हीरोज़ को, एक्टर्स को देखते हैं, ऑस्कर अवार्ड सुबह उठ के 5-6 बजे देखते हैं, मेरे बच्चे देखते हैं। पर हमारे फिल्म फेयर को लोग कैसे दो कौड़ी का समझते हैं, और वो है भी एक्चुअली देखा जाए तो पूरी की तरह से।
किस तरह से हमारे स्टार्स के साथ लोग धीरे धीरे नफरत करने लगे कोविड के वक्त में, क्यों? जिन लोगों ने आपको हंसाया है, रुलाया है, जान दे के इतनी मेहनत की है, उनकी सोसाइटी में वो इज्जत क्यों नहीं जो हॉलीवुड के स्टार्स की पूरी दुनिया में है? कुछ तो कारण होगा, हमारी भी तो कुछ गलती होगी, हमने भी तो कुछ कुकर्म किए होंगे, कुछ पाप किए होंगे, सिंस किए होंगे। ऐसा तो नहीं हम सब दूध के धुले हैं और जनता ही पागल है जो गाली दी जा रही है। तो मैंने काफी इसको समझने की कोशिश की और मैं आपको बताता हूं कौन से वो 5 कुकर्म है, 5 डेडली सिंस, जिसके कारण आज बॉलीवुड को लेके इतनी नफरत आम आदमी के दिल में बैठ गई है। क्या कारण है कि सुशांत सिंह राजपूत क्या सुसाइड, डेथ, जो भी आप बोलना चाहें बोलें, उसके बाद 1 साल तक ऐसा लग रहा था कि इस देश में उसके अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं है और सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे सारा लोगों का गुस्सा जो है बाकी जितने जिंदा लोग हैं उनके ऊपर क्यों निकल रहा था? क्या कारण है कि पिछले 1 साल में जो भी फिल्में ओटीटी में रिलीज हुई हैं, लोगों ने, यानी सिनेमा में रिजेक्ट करना तो अलग बात है, ओटीटी में कैसे कोई फिल्म रिजेक्ट हो सकती जो फ्री में मिल रही है, उनको भी उठा के लोगों ने गटर में फेंक दिया। इतनी नफरत। आज अगर बॉलीवुड के स्टार्स सड़क पे चले जाएं, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, झांसी, छोटे शहरों में, तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं लोग शायद उनके ऊपर चप्पलें और जूते फेंकेंगे। आखिरकार ये हालत कैसे हो गई? मुझे इस बात को लेकर बहुत दुख है, इस बात को लेकर मेरे दिल में बहुत पीड़ा है। और आज जो मैं आपको ये बताने वाला हूं इसका कुछ पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। ये एक फिल्म मेकर की आवाज़ है, एक सच्चे भारत के सिटीजन की आवाज़ है जो कुछ समझता है। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहला हमारा जो बॉलीवुड का जो सिन है वो है अपने आप को भारत की धरती से काट लेना। मतलब भारत में फिल्में बनाना, भारतीय लोगों के कंजम्पशन के लिए बनाना, लेकिन जो उनके कस्टमर हैं यानी जो दर्शक हैं उन्हीं से, उनकी कहानियों से अलग हो जाना। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक वक्त आया 80-90 का, जब अचानक जो लोग अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, विदेशों में भारतीय लोग गए थे, सडनली उन लोगों को के इनकम लेवल्स बढ़े और उन लोगों के बच्चे जो 60-70s में गए थे, धीरे धीरे उनके बच्चे हो गए जो कि 13, 14, 15 साल के होने लगे। उनको लगा कि किस तरह इन लोगों को भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ा जाए। फास्ट बच्चे रामायण महाभारत तो पढ़ते नहीं हैं, माँ बाप की कहानियाँ सुनते नहीं हैं, तो फास्टेस्ट वे वॉज कि उनको फिल्में दिखाई जाएं। और टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव हो गई थी, तो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होने के कारण जो हमारी फिल्में हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूशन उनका ईजी हो गया, थिएटर्स में जाने लगी, डिजिटली ब्रॉडकास्ट होने लगी। सडनली जो एनआरआई मार्केट था वो इतना बड़ा हो गया और यहाँ पे अगर आप फिल्म दिखाते हैं तो उसमें आपके पास 30-40% पैसा आता है। अमेरिका में एक टिकट का वैल्यू उस वक्त $8 थी, $8 to $10, जो कि ट्रांसलेट होती है $10 मतलब 700-800 रुपये हो जाता है। और भारत में उस वक्त टिकट जो थे वो 50 से लेकर 100-150 रुपये के थे, उसमें भी 50% ही पैसा मिलता था। तो जो प्रोड्यूसर्स थे, जो नए प्रोड्यूसर्स आए पोस्ट अमिताभ बच्चन ईरा एंड शाहरुख खान ईरा के, जो यशराज प्रोडक्शंस में थे, करण जौहर थे और उस तरह के बहुत सारे जितने लोग थे, उन्होंने कहा यार किसको इंडिया से क्या लेना देना है यार, यहाँ तो पैसे ही नहीं मिलते हैं, असली मार्केट तो वहाँ है। और ये सारे शाहरुख खान वगैरह को, पहले देखिए जो इंडियन हीरो होता था वो थोड़ी रैल्फ लॉरेन की शर्ट पहनता था, क्योंकि वो तो एक किसान का बेटा होता था, एक टीचर का बेटा होता था, एक क्लर्क का बेटा होता था। लेकिन अब सडनली आपने उसको इंपोर्टेड गाड़ियों में, बाइक्स में, ब्रांडेड कपड़े पहन के उसको आपने एक फॉरेन लोकेशन में भेज दिया और एनआरआई मार्केट को आप केटर करने लगे। उससे क्या हुआ एनआरआई मार्केट में, अरे माधुरी का जो लहंगा है वही मैं पहनूंगी, शादियों में लोग वो कपड़े पहनने लगे, उनको इमिटेट करने लगे। और इंडिया की भी जो नई जनरेशन थी उनने पहली बार फॉरेन कंट्रीज देखी, बिना बात के फिल्में स्विट्जरलैंड वगैरह में शूट होने लगी। और चूंकि वो कहानियां भारत से बाहर एनआरआई जगह पे चली गई थी, तो लोगों को धीरे धीरे समझ में आ गया कि एनआरआईज थे, उनको 4-5 गानों से मतलब था, खूब बड़े बड़े गाने हो। तो हिंदी फिल्मों में सडनली वो गाने जो कि स्क्रीन प्ले को आके ले जाते थे, सजन रे झूठ ना बोलो, खुदा के पास जाना है, जीना यहां मरना यहां, कोई भी आप हिंदी फिल्म का पुराना गाना देख लीजिए पोस्ट शाहरुख खान ईरा के। इनफैक्ट शाहरुख खान के भी बहुत अच्छे गाने, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर धीरे धीरे कैसे पतन हुआ, गानों के लिरिक्स सारे एनआरआई ऑडियंस को केटर करने लगे। गानों की जो स्टाइल थी, जिस तरह के डांस थे, कपड़े थे, बिना मतलब के ठूंस दिए जाते थे, आइटम नंबर डाल दिए जाते थे।
और धीरे धीरे गाने जो थे वो फिल्मों की कहानी से उनका कोई लेना देना नहीं रह गया। कहानी आपकी चल रही है भारत के गांव में, सडनली एक कट आएगा और कहाँ चले गए, दुबई चले गए, स्विट्जरलैंड चले गए, लंदन चले गए, और अक्षय कुमार एक बड़ी सी येलो गाड़ी के ऊपर डांस करने लगे, या हीरो हीरोइन सड़क पे खड़े होकर लंदन के भांगड़ा करने लगे। इस जुल्म, ये गलती मैंने भी की है। तो उससे हुआ क्या कि धीरे धीरे जो भारत के जो राइटर्स थे, जो भारत की ज़मीन से जुड़े जो राइटर्स थे, वो धीरे धीरे से कटने लगे और उनके लिए जगह बंद हो गई। अब एनआरआई स्टोरीज लिखने वाले वही लोग थे जो कि उस कल्चर को समझते हों, जो कि लंदन न्यूयॉर्क को समझते हों, और जो लोग बैंड्रा में, ब्रीच कैंडी में बड़े हुए थे, जो वेस्टर्न कल्चर को समझते हों। तो भारत की ज़मीन से जुड़ा आदमी धीरे धीरे कट गया, और जब वो कट गया, लिखने वाला, वो डायरेक्टर कट गया, तो क्या हुआ कि भारत की कहानियों से आम आदमी हटा दिया गया। अमिताभ बच्चन के दौर तक जो हीरो होता था वो क्लर्क का बेटा, टीचर का बेटा, एक गरीब व्यक्ति होता था, एक मिडिल क्लास लड़का होता था, जो कि एक अत्याचार के खिलाफ या समाज की जो बुराइयां उसके खिलाफ लड़ाई लड़ता था। जो विलन होता था वो एक करप्ट पुलिस इंस्पेक्टर होता था, या वो एक करप्ट ठाकुर, जमींदार, या एमएलए या एमपी होता था। लेकिन जब आप एनआरआई हो गए तो आपकी लड़ाई समाज के साथ तो है नहीं, तो विलन जो है लड़की का बाप होने लगा, लड़की का मामा होने लगा, लड़की का चाचा होने लगा, वो लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड होने लगा, और हर चीज़ जो है लव स्टोरी पे आ गई, क्योंकि फॉरेन में जाके आप सोसाइटी से जुड़ी फिल्में तो बना नहीं सकते। तो हर चीज़ घूम फिर के एक बहुत ही वाहियात सी सुपरफिशियल लव स्टोरीज, इसमें एक बिलीफ हो गया बस गाने डालो गाने डालो। जब गाने का मार्केट बढ़ने लगा तो जो म्यूजिक कंपनीज थी धीरे धीरे उनने टेक ओवर करना चालू कर दिया। फिर उनने पाकिस्तान से गाने चुराए, फॉरेन से गाने चुराए, कहीं से भी गाने चुरा चुरा के अंदर भरने लगे, और आज हालत ही हो गई है कि म्यूजिक के नाम पे आपको सिर्फ भंगड़ा बीट्स मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेगा, या डिस्को बीट्स मिलेंगी, या आपको दैट्स इट। ना तो आपको किसी गाने के लिरिक्स याद होंगे, ना उस गाने को आप सुनने के बाद ऐसे कचड़े की तरह फेंक देते हैं, जैसे गोलगप्पे खा के हम लोग वो जिसमें खाते हैं वो प्लास्टिक का, उसको फेंक देते हैं। इस तरह से हम लोगों ने गानों को यूज़ करना शुरू कर दिया। ऐसे में हीरो जो एनआरआई मार्केट में ज़्यादा चलते थे, उन लोगों को सडनली नया पावर मिला और इतना ज़्यादा पैसा मिला जो भारत के बॉलीवुड के इतिहास में किसी स्टार्स को नहीं मिलता था। आज सत्य ये है कि एक नाम नहीं लूँगा उन स्टार का, लेकिन उनकी फिल्म में प्रोड्यूसर को सिर्फ 5 से 6 करोड़ रुपए मिलते हैं, जबकि वो 125 करोड़ रुपए से 150 करोड़ के बीच खुद अपने घर लेके चले जाते हैं। ये एक अजीब सा मार्केट क्रिएट हो गया, जिसके कारण जितने भारतीय प्रोड्यूसर थे जो पहले गांव खेड़ों के लोगों से गाने लिखवाते थे, कहानियां लिखवाते थे, वो सब धीरे धीरे उनकी दुकानें बंद होने लगी। और जब एनआरआई मार्केट में हमारी फिल्में इतनी चलने लगी तो वहाँ के स्टूडियोज भी काफ़ी अट्रैक्ट हुए। इंडिया में आके उन्होंने एक स्टार जिसको 1 करोड़ मिलते थे उसको 5-5, 6-6 करोड़, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, 5-5, 6-6 करोड़ उन लोगों को बांटने लगे, उनकी डेट्स लेने लगे और उनको फिल्में करवाने लगे। इस कारण जो पूरी की पूरी जो इकोनॉमी थी फिल्म मेकिंग के, जो बजट्स थे, वो सारे के सारे बर्बाद हो गए, और करीब 60-70% जो है पैसा वो स्टार की वैनिटी में, उसकी लाइफस्टाइल में, उसको खुश रखने में जाने लगा। स्टार्स एक्टिंग छोड़ के बाकी सब कुछ करने लगे, मार्केटिंग करने लगे, ब्रांड एंडोर्समेंट करने लगे, शादियों में नाचने लगे। मैंने तो नहीं कभी सुना था अमिताभ बच्चन या राजेश खन्ना या दिलीप कुमार या राज कपूर या संजीव कुमार ये लोग जाके शादियों में भांडों की तरह नाचते हो, लेकिन आज नाचते हैं, करोड़ों में पैसे मिलते हैं, क्यों नहीं करें। कई तो बच्चों के मुंडन में, जनेऊ में, किसी भी फंक्शन में जाके नाच आते हैं। तो वो सब होने लगा। आज आपको स्टार्स लोग 3-3, 4-4 साल में एक फिल्म भी अगर करते हैं, लेकिन 24 घंटे आपको मीडिया में नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे न्यूज़पेपर्स मीडिया नेट के जरिए पूरे के पूरे बॉम्बे पर टाइम्स को बेचने लगे। आज टेलीविजन में स्पेस बिकने लगी। इससे क्या हुआ, जिनके पास पैसा था वो लोग इसको कंट्रोल करने लगे, और जब उनने मीडिया और हाइप को कंट्रोल कर लिया, थिएटर्स को कंट्रोल कर लिया, तो उनका पावर और बढ़ता गया। तो टुडे इट हैज बिकम अ टोटली स्टार डोमिनेटेड सोसाइटी, जिसका टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है, कहानियों से कोई लेना देना नहीं है, आर्ट क्राफ्ट कॉमन मैन से कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब ये एक ऐसी इंडस्ट्री बन गई है जो कि वो प्रोडक्ट बनाती है जो प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स की नीड को ही नहीं केटर करता। अब आप मुझे खुद बताइए, आप कल्पना करिए कि यूनिलीवर या प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक ऐसा टूथपेस्ट बनाए जो कि कस्टमर के दांतों को खराब करता हो,
और सिर्फ इसी बात पे उसको बेच सकें कि वो करोड़ों रुपए जो है मार्केटिंग पे खर्चा करते हो। मेरे ख्याल से ये एक सबसे बड़ा पाप था। दूसरा जो सबसे बड़ा पाप था वो है, तो मैंने आपको बताया कि वो कहानियां जिनसे कॉमन मैन हट गया। आप खुद देखिए आज की कहानियों में कॉमन मैन नहीं है। आप कहेंगे अरे छोटे शहरों की कहानियां तो बनती हैं, बरेली की बर्फी और ये, वो कॉमन मैन की कहानियां नहीं है। वो एक झूठ मूठ का स्मॉल टाउन दिखाना, और वो भी किसको केटर कर रहा है? वो केटर कर रहा है एनआरआई मार्केट को, वो केटर कर रहा है बंबई और दिल्ली में अर्बन इलीट क्लास को, जो कभी गांव खेड़ों में छोटे शहरों में नहीं गए, उनको बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है कि देखो स्मॉल टाउन ऐसे होते हैं, ये तुम्हारी रूट्स हैं। लेकिन वो रूट्स वो नहीं है। छोटे शहर की कहानियां उस तरह की नहीं होती जैसी आप आजकल की फिल्मों में देख रहे हैं। ये तो एक फॉर्मूला है जो इनको मिल गया, इनको लगता है चलता है चलाओ। कल को अगर इनको ये लगे कि छोटे गांव में जाके दलितों को झूठ मूठ की दलितों की कहानी बनाने से अगर फिल्में चलती हैं, पैसा मिलता है, तो ये वो भी करने लगेंगे। आज जो, क्योंकि ये सारे कंट्रोल्ड हैं हॉलीवुड के पैसे से, सारा जो पैसा इसमें इन्वेस्ट होता है ये हॉलीवुड का, उसको क्या लेने देना आपके सोशल प्रॉब्लम से? उनको सीधे सीधे बिजनेस से मतलब है। दूसरा जो इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हिंदी फिल्मों में R&D के नाम पे जीरो इन्वेस्टमेंट है। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब आप मुझे ये बताइए, दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री, आज आपको भी अगर एक छोटा मोटा बिजनेस भी करना हो, छोटे बच्चे जो समर में गर्मी की छुट्टियों में छोटी मोटी लाइब्रेरी चलाते हैं, वो भी थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेते हैं जाके कि अच्छा खरीदने वाले कौन है, किस तरह की किताबें चलती हैं। लेकिन पान की दुकान भी कोई खोलता है तो थोड़ा रिसर्च कर लेता है कि भाई यहाँ के लोग जो है बनारसी पान खाना ज़्यादा पसंद करते हैं कि कलकत्ता पान, या सिर्फ गुटखा खाते हैं। लेकिन ये एक ऐसी इंडस्ट्री है यहाँ पे R&D के नाम पे जीरो इन्वेस्टमेंट है। लोग आर्मी पे, लोग वॉर्स पे फिल्में बनाते हैं जीरो R&D के साथ। लोग हिस्टोरिकल फिल्में बनाते हैं जीरो R&D के साथ। अभी एक नए वेब सीरीज आई है, आप देखिएगा। मैंने उसके अगेंस्ट नहीं, देखी भी नहीं है मैंने सिर्फ ट्रेलर्स देखे। उसमें अगर आप देखें तो जो कॉस्ट्यूम और सब कुछ है वो भारत के हैं ही नहीं, उसका हमसे कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन चूंकि वो अच्छे लगते हैं, एक थोड़ा क्लासी लगते हैं, एलीट लगते हैं, उसको डाल दिया गया। जीरो R&D। जब मैंने अपनी फिल्म ताशकंद फाइल्स के लिए या बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम या कश्मीर फाइल्स के 2-2, 3-3 साल रिसर्च किया, तो लोग मुझसे कहने लगे अरे पागल हो गए हो क्या यार, टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, पैसा भी वेस्ट कर रहे हो, ऑडियंस को इससे क्या लेना देना है, सीधी सीधी बात बोलो। तो जो ऑडियंस को बेवकूफ समझना, उसको इंफीरियर प्रोडक्ट बेचना, उसको कुछ भी उसको टिका देना मार्केटिंग और हाइप करके, ये जो है मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा पाप है और ये एक गुनाह है, और ये पूरी तरह से बिजनेस एथिक्स के अगेंस्ट है। पर इस इंडस्ट्री में राइटर को सबसे इंफीरियर समझा जाता है। राइटर की कोई औकात नहीं है, स्पेशली अगर वो हिंदी के हिंटरलैंड से आए, यूपी लखनऊ से आके अच्छी कहानी लिखना चाहता है, उसकी कोई पूछ ही नहीं है। तो स्टोरीज के लेवल पे आज हॉलीवुड में अगर मेरे को फिल्म करनी हो तो मेरे को 1-2 साल जितने मुझे चाहिए वो लोग देंगे, उसके लिए $1 मिलियन देंगे, कहेंगे जाओ तुम कुछ मत करो, सिर्फ रिसर्च करो, पढ़ो लिखो, देयर बी एन R&D टीम विद मी। पर यहाँ पे R&D के नाम पे जीरो है। तो ऐसी इंडस्ट्री जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से डरती है या चिढ़ती है या नफरत करती है, कोई रिसर्च की बात करे तो उसको सबसे पहले किनारे कर देती है, जो अपने राइटर्स में और राइटिंग में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है एक भी पैसा, जो ढूंढ ढूंढ के अच्छे राइटर्स और भारत के साहित्य को लाने के लिए तैयार नहीं है, वो सिर्फ एक फिल्म कोई हिट हुई तो उस तरह की 10 और फिल्में ही बना सकती है। वो एक बायोपिक चल गई तो फिर किसी को भी पकड़ मुझे रोज लोग मिलते हैं, सर कोई बायोपिक बताओ, किसकी बायोपिक बताओ, सर किसी की भी बता दो, किसी को मतलब नहीं है किसी चीज़ से। तो आपको क्या लगता है कि ऑडियंस ये समझती नहीं है? तो धीरे धीरे लोग इस बात को समझने लगे, वो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, और ज़िंदगी की गाड़ी इतनी तेज है, आज एक फिल्म आई दूसरी आई, लोगों पे प्रेशर रहता है कि चलो फिल्म तो देखें, कुछ तो देखें, जो भी है वाहियात है देखो। अगर आपको हेल्दी खाना नहीं मिलेगा तो आपको जो अनहेल्दी कचड़ा खाना है, अल्टीमेटली आप सड़क पे गंदे, मक्खियाँ घूम रही है, जब भूख लगती है कुछ नहीं मिलता है तो गंदे वो भजिए होते हैं, सुबह के तले रखे होते हैं, शाम तक उनमें मच्छर कीड़े मकोड़े सब बैठ चुके होते हैं, उसको 2-2 3-3 बार के वो जले हुए गंदे तेल में भी आदमी बेचता है, तो आप खुशी खुशी खाते हैं क्योंकि आप इतने भूखे होते हैं, आपको लगता है यही सही है। और आपकी भूख को मिटाने के लिए आपके दिमाग में गंदा एंटरटेनमेंट डाला जा रहा है, जिसका आपकी बच्चों में, देश में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है।
इसके बाद जो तीसरा जो सबसे बड़ा गुनाह, जो एक सबसे बड़ा जो डेडली सिन बॉलीवुड का है, द थर्ड डेडली सिन ऑफ बॉलीवुड आई थिंक इज नेपोटिज्म। नेपोटिज्म से मेरा जो मतलब है वो ये नहीं है कि आप अपने बच्चे को काम देते हैं। क्या बुरी बात है उसमें? डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर बनता है तो उसमें क्या गलत बात है? लॉयर का बेटा लॉयर बनता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। किसान का बेटा भी तो किसान बनता है, उसमें बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है। विश्व का नियम रहा है, क्योंकि आप घर में हैं, आपकी बचपन से स्कूलिंग होती है। एक कारपेंटर का बेटा भी कारपेंटर बने तो कोई गलत बात नहीं है, ज़्यादा अच्छा ही काम करेगा। अपने घर के बिजनेस को आगे ले जाना बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है। लेकिन यहाँ नेपोटिज्म से वो मतलब है नहीं। यहाँ नेपोटिज्म से मतलब है अपने बच्चे का करियर बनाने के लिए रास्ते में जितने 10-15 और बच्चे जो टैलेंटेड खड़े हुए हैं उनके करियर को डिस्ट्रॉय करना, उनकी जिंदगियों को बर्बाद करना बाय हुक और बाय क्रुक एंड मोस्टली बाय अनएथिकल वेज, वो है एक डेंजरस नेपोटिज्म। अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए टैलेंट को मारना, वो है नेपोटिज्म। मैं कई ऐसी जगहों पे प्रोजेक्ट्स मैंने छोड़े बीच में, जहां पे कई लोगों ने सिर्फ अपने दोस्तों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने घर वालों को आगे बढ़ाने के लिए कहानियों का मर्डर किया है, आर्ट का मर्डर किया है। नेपोटिज्म का मतलब ये है। ये एक तीसरा सबसे बड़ा गुनाह है। मैंने कल एक लिखा भी था, मैंने कल एक पोस्ट लिखी थी, आप चाहें तो मैं आपको पढ़ के सुना भी सकता हूं, जो काफ़ी वायरल भी हुई। वो है बॉलीवुड द इनसाइड स्टोरी। कल मैंने लिखा था, आई हैव नाउ स्पेंट इनफ ईयर्स इन बॉलीवुड टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। वॉट यू सी इज नॉट बॉलीवुड। Real Bollywood is found in its dark alleys. Its underbelly is so dark that it's impossible for a common man to fathom. Let's understand it. In these dark alleys, you can find shattered dreams, trampled dreams, मतलब कुचले हुए सपने, buried dreams, मतलब दफनाए हुए सपने. If Bollywood is a museum of talent, then it's also a cemetery of talent. अगर बॉलीवुड टैलेंट का म्यूजियम है तो बॉलीवुड टैलेंट का शमशान घाट भी है. It's not about rejection. Anyone who comes here knows that rejection is a part of the deal. It's the humiliation and exploitation which shatters tender dreams, hopes, and belief in any kind of humanity. One can survive without food, but to live without respect, self-worth, and hope is impossible. No middle-class youngster grows up ever imagining to be in that situation. It hits so hard that instead of putting up a fight, one gives up. Lucky are those who go back home, who stay on, break apart. Those who find some success but not the real one get into drugs, alcohol, and all kind of life-damaging stuff. Now they need money. So they get introduced to all kinds of funny money. Some success is the most dangerous one. You are in showbiz without any income and power. You have to look like a star, party like a star, do public relations like a star, market yourself like a star, behave like a star, but in reality, you are not a star. And that's the most dangerous thing. Imagine yourself in a gangster's ghetto where you have to behave like a gangster, but with no gun or knife. This is where you are open to humiliation and exploitation. Instagram, which is a tool to promote yourself as a star, is also not free. It demands money to shoot, look good, and sound busy. This hollow race of validation brings you back to where you started from. The dark hole which keeps getting deeper and deeper with each race. You show off, but nobody sees you. You scream, no one hears. You cry, no one cares. All you find is yourself surrounded by people laughing at you. You bury your dreams quietly, but then you find people dancing on the grave of your dreams. Your failure becomes their celebration. You are a dead man walking. Irony is, nobody can see you are dead except for you. One day, you literally die. Then the world sees you. ये मैंने बहुत दुख के साथ लिखा था, पर लोगों को काफ़ी अच्छा लगा।
एंड द फोर्थ डेडली सिन इज हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का मतलब ये है कि आपने एक फिल्म बनाई नेशनलिज्म के ऊपर, आपने बनाई वॉर के ऊपर, लेकिन जब इंडिया पे कोई प्रॉब्लम आया, कोई समस्या आई, तो आप खामोश, मुंह पे उंगली करके बैठ गए। नो, ये जो पूरा एक बिहेवियर लोग जब देखते हैं तो धीरे धीरे समझते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो हमारे फिल्म स्टार्स थे, अगर आप देखें तो हमेशा ट्रकों में भर भर के लिए डोनेशन इकट्ठा करते थे। बाढ़ हो, तूफान हो, आंधी हो, कोई भी विपदा है तो उसमें सामने खड़े होते थे। तो हमेशा ये लगता था कि हम इनके टिकट खरीदते हैं, इनकी फिल्में देखते हैं, इनको इतना प्यार देते हैं, तो बदले में जो ये लोग हैं ये भी हमारे लिए सामने आके खड़े होते हैं। और दूसरा, एक भारतीय कल्चर से सब जुड़े हुए थे, तो ऐसा लगता था हाँ ये लोग सक्सेसफुल बहुत ज़्यादा हैं, पर हमारे ही पार्ट हैं, हमारे इर्द गिर्द हैं। लेकिन अगर आप देखिए, जब से ये एनआरआई मार्केट खुला है, तब से ये जो नया बॉलीवुड है, इसमें एक इतना गुरूर, एक इतना ज़्यादा एक इनडिफरेंस टू द ऑडियंस। और तब से हम लोगों ने, चाहे फॉरेन की हीरोइंस हों, उनको ला ला के हमने काम कराना चालू कर दिया। भाई क्यों, इंडियन फिल्मों में वो उनका क्या रोल है? क्या इंडियन लड़कियों में टैलेंट नहीं है या खूबसूरती नहीं है? और एक हिपोक्रेसी ने घेर लिया, कथनी में और करनी में, दोनों में इतना बड़ा गैप आ गया, और भारतीय कल्चर से, मिट्टी से सब लोग कटते गए। आज आप देखिए, भारत में इतना बड़ा एक आर्टिकल 370 जब हटा, किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके ऊपर फिल्में जरूर बनाएंगे, कारगिल के ऊपर, लद्दाख के ऊपर, बिजनेस के लिए, लेकिन जब वो बात होगी कोई कुछ नहीं बोलता। जब पाकिस्तान के एक्टर्स की समस्या खड़ी हुई, खामोश। इतना सालों पुराना मुद्दा जब अयोध्या में राम टेम्पल का जब सॉर्ट आउट हुआ सुप्रीम कोर्ट में, या जब उसका शिलान्यास हुआ, सब खामोश। भारत में कोई भी समस्या हो, खामोश, कोई बोलता ही नहीं है, सब खामोश रहते हैं। लोगों को ऐसा लगता है अच्छा, जब आपको टिकट चाहिए तब तो आप हमारे पास आते हैं, और ऐसे में आप अलग हट जाते हैं। और तो और ऊपर से हर समय एक कटाक्ष करना, भारत के आम आदमियों की खिल्ली उड़ाना, किसी भी तरह का ट्वीट कर देना, मेरे ख्याल से इसने भी बॉलीवुड को एक संकट में डाला है। लोग धीरे धीरे देखने लगे हैं कि किस तरह की हिपोक्रेसी है। एक व्यक्ति आप मुझे दिखा दीजिए जो भारतीय कल्चर की बात करता हो। जब आप, एक सीधा सा उदाहरण है, चलिए मैं इसको, बहुत लोग क्रिटिसाइज करेंगे मैं जानता हूं, पर मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड हूं। आप मुझे बताइए, जब बॉलीवुड के अवार्ड सेरेमनीज होती हैं तो उसमें पूरा का पूरा जो है, हिंदी फिल्मों का जब सेरेमनीज होती हैं, फंक्शन इंग्लिश में होता है, सारी एक्ट्रेसेस जो हैं वो वेस्टर्न गाउन्स पहन के आती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्यों पहनती हैं, भाई मैं उसमें पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो पहन के आती हैं। आपको कहीं भी उनकी पार्टियों में, उनके फंक्शंस में, उनके तौर तरीके में कहीं भी हिंदुस्तानियत मिलेगी नहीं। आज जो स्क्रिप्ट्स हैं सारी की सारी, वो रोमन इंग्लिश में लिख के लोगों के पास पहुंचती हैं। बहुत सारी तो इंग्लिश डायलॉग होते हैं, उनको सेट पे ही ट्रांसलेट किया जाता है, क्योंकि जो मॉडर्न यंग अर्बन एक्टर्स जो हैं, हीरो हीरोइंस हैं, उन लोगों को हिंदी पढ़नी ही नहीं आती है। ये जो हिपोक्रेसी है, आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डेडली सिंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बड़ा जो सिन है वो है जस्ट टेक 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 बट नेवर गिव। यू विल फाइंड बॉलीवुड नेवर गिव्स। जब कोविड हुआ लास्ट मार्च में और गर्मी आ गई अप्रैल में, जून के महीनों में, तो आप देखिए भारत का मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जो असली फिल्में देखता है, जो भाई को भाई बनाता है, स्टार्स को स्टार्स बनाता है, बादशाह बनाता है, सुपरस्टार बनाता है, ड्रीम गर्ल बनाता है, जितने ये एक्टर्स थे, लोग परेशान थे गर्मी में, लाइट आ नहीं रही, पावर कट हो रहा है, घर में सब पहली बार, माँ बाप, ताऊ चाचा सब लोग भर गए। इतनी कठिन स्थिति में जहाँ लोग मर रहे थे, लाइवलीहुड का प्रॉब्लम था, खाने के वांदे पड़े थे, आप देखिए हमारे बॉलीवुड स्टार्स क्या कर रहे थे। वो लोग अपने डांस के, गाने के, रोज एग्जॉटिक डिशेस के, मॉलडीव्स जाने के, बिकनी में फ़ोटो खिंचाने के, ये सारे के सारे फ़ोटो इंस्टाग्राम में डाल रहे थे। ऐसा लग रहा था पूरा भारत संकट में है और बॉलीवुड जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है। अच्छा, और दूसरा क्या करते हैं ये लोग कि लोगों को इंसल्ट करते हैं। जब भारत के टुकड़े होंगे का इतना बड़ा बवाल जब जेएनयू में चल रहा था, आपने देखा किस तरह से एक हमारी टॉप एक्ट्रेस जाके वहाँ पे उन लोगों के ही साथ खड़ी हो गई सपोर्ट करने के लिए जो कि भारत के टुकड़े चाहते हैं। किस तरह से हमारे एक्टर CAA को लेके एक जो झूठ था वो फैलाने में लग गए। ऐसे में ये लोग बहुत एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जब भारत के लोगों पे समस्या आती है, जब उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कोई चीज़ उन्हें तंग करती है,
तब ये सब गायब नदारत कहाँ दिखते हैं? मालदीव्स में पार्टी करते हुए। चाहे वो, मैं किसी की लाइफस्टाइल पे कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन चूंकि ये सत्य है, कड़वा सत्य है। आप कैसे किसी का प्यार पा सकते हैं अगर आप बदले में कुछ देंगे नहीं? आप मुझे बताइए, ठीक है फिलैंथ्रॉफी के नाम पे पैसे दान कर देना कहीं पे वो फिलैंथ्रॉफी नहीं होती है, लेकिन एक समस्या से जूझना, वहां जाके लोगों को लगना चाहिए कि हाँ ये हमारे साथ खड़े हैं, ये हमारे विषय में सोचते हैं, ये हमारी कहानियां ढूंढते हैं। कुछ नहीं। जब सुशांत सिंह की डेथ हुई तो शायद वो लोगों के जो ये भरे हुए इमोशन थे, जो उनका एक फ्रस्ट्रेशन था, जो एक उनका गुस्सा था, वो गुस्सा उसी तरह का था। यकीन मानिए, दिस इज आई वाउच फॉर इट, जो मैं कह रहा हूं कि जो गुस्सा कांग्रेस की गवर्नमेंट को लेके था, और जब अरविंद केजरीवाल और ने वहाँ पे इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने जंतर मंतर में जब कैंपेन चलाई थी, जिस तरह से पूरे भारत के लोग निर्भया के कारण आईएसी के साथ जुड़ गए थे। लोग तो आईएसी को जानते भी नहीं थे, पर चूंकि निर्भया का मुद्दा इतना स्ट्रांग हो गया था और उन्होंने उसी वक्त अपनी ये कैंपेन इंडिया अगेंस्ट करप्शन चलाई थी, दोनों से जुड़ के लोगों ने किस तरह से, आप देखिए, इवन शीला दीक्षित जी जैसी इतनी स्ट्रांग, एबल, सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर के अगेंस्ट कैंपेन चालू कर दी थी। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज कांग्रेस का नामो निशान नहीं है। एक पागल युवराज उसको लेके घूम रहा है 30, 40, 50 सीटों के साथ। यही बॉलीवुड के साथ हो रहा है। आज लोग बॉलीवुड को पनिश करने के मूड में हैं। लोग चाहते हैं इनको कष्ट हो, इनको भी वही कष्ट हो जो हमने 1.5 साल कोविड में बिताया है। आप देखिए, इंडस्ट्री बंद पड़ी है, सिनेमा हॉल बंद पड़े हैं, पैसा है नहीं, लेकिन रोज बड़ी बड़ी फिल्में अनाउंस हो रही हैं। लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है जिंदगी में। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। हाँ भाई, नाचो गाओ, अपने घर में करो ना। तुम उसकी फोटो और उसके वीडियोस क्यों डाल रहे हो दुनिया भर में? क्या तुम लोगों को जलाने के लिए कर रहे हो? ये बात सुनने में बहुत बुरी लगेगी। लोग कहेंगे अरे भाई, आप खुद फिल्में बनाते हैं, आप क्यों इनके अगेंस्ट बात कर रहे हैं? लेकिन एक सत्य है, मैं एक शीशे, एक मिरर की तरह से, एक सच्चे दोस्त की तरह से, एक बाउंसिंग बोर्ड की तरह से, एक डेविल्स एडवोकेट की तरह से मैं सत्य का आईना दिखाना चाहता हूं। और मैं बॉलीवुड में जितने मेरे दोस्त हैं उनको ये भी बताना चाहता हूं, मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूं। मुझसे अधिक दुनिया में कोई खुश नहीं होगा जिस दिन बॉलीवुड वर्ल्ड क्लास फिल्में बनाने लगेगा, जिस दिन बॉलीवुड भारत की कहानियां उठा उठा के बनाने लगेगा, जिस दिन भारत फिर से एक बार उस कॉमन मैन को, जो आपने 70, 60, 50, 80 के दशक में देखते थे, उस कॉमन मैन को फिर से लाएगा। जिस दिन बॉलीवुड भारत की असली समस्याओं को एड्रेस करने लगेगा, असली समस्याओं को, झूठी, ये फेक नहीं कि कहानी कहीं कुछ हुई, 2 लोगों में लड़ाई हो गई, उनने एक दूसरे को मारा और आपने उस कहानी को देखा और आपने उठा के उसको आपने ब्राह्मण और दलित प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया। उस तरह की झूठ मूठ की कहानियां नहीं, झूठ मूठ का फेमिनिज्म नहीं, क्योंकि भारत के लोग बहुत स्मार्ट हैं, उनके डीएनए में इतनी इंटेलिजेंस है, वो सब समझ सकते हैं। बोले ना, क्योंकि उनके पास ताकत नहीं है, वो आपकी तरह मीडिया नेट खरीद नहीं सकते, लेकिन समझते हैं। वो आपके दोगलेपन को, आपकी हिपोक्रेसी को समझते हैं। इसीलिए ये एक ऐसा कुआं है बॉलीवुड, जिसमें सिर्फ लोग ले रहे हैं, यहां से भी लूटो, ब्रांड एंडोर्समेंट भी कर लो, इंस्टाग्राम में भी कोई प्रोडक्ट पकड़ के खड़े हो जाओ, उसके भी पैसे वसूल लो, किसी की शादी में जाके नाचो, उसके भी पैसे ले लो, जहां से मिले बस पैसा लो, पैसा लो, पैसा लो, पैसा लो। लेकिन लोग जब आपसे सवाल पूछें, कुछ बोलना नहीं। बॉलीवुड है। ये जो प्रॉब्लम है, ये बॉलीवुड का अंत या विनाश करने का रास्ता बना रहा है, और इसलिए सचेत होने की बहुत आवश्यकता है। मेरी एडवाइस सिर्फ ये है, पाप हो गए तो हो गए, लेकिन उन पापों का प्रायश्चित किया जा सकता है, और वो प्रायश्चित होगा 2-3 तरीकों से। नंबर 1, फर्स्ट बी हम्बल। तुम स्टार हो, खुदा नहीं। लोग तुम्हारी फिल्में इसलिए नहीं देखते हैं कि उन्हें तुम्हारे में कोई बहुत भयंकर टैलेंट दिखता है। तुम्हारी फिल्में इसलिए देखते हैं कि तुम्हारी फिल्मों के पीछे करोड़ों करोड़ों रुपए की एक मार्केटिंग हाइप क्रिएट की जाती है। क्योंकि जितनी अच्छी फिल्में हैं वो तो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, वो तो रिलीज ही नहीं हो पाती हैं। सो बी हम्बल, बी ग्रेटफुल, बी शो सम ग्रेटिट्यूड। और अगर कोविड में लोगों के साथ समस्या है तो आप भी उस समस्या में उनके साथ जुड़िए, उनका दर्द समझिए इंडियन मिडिल क्लास किस कठिनाई से गुजर रहा है, और कुछ तो हमदर्दी दिखाइए। तीसरी बात, अगर आप CAA
जैसे मुद्दों पे बहुत बड़ी बड़ी मॉरलिस्टिक बात करते हैं, फेमिनिज्म जैसे मुद्दों पे, क्लाइमेट कंट्रोल जैसे मुद्दों पे, आप ब्लैक लाइव्स मैटर के साथ तो तुरंत सारे बॉलीवुड के स्टार्स ने काले काले अपने इंस्टाग्राम के लगा दिए, लेकिन भारत में सांवली लड़कियों की शादी नहीं होती है क्योंकि वो सांवली हैं, इस विषय में कभी कोई एक शब्द नहीं बोलता है। आप लोग फेयर एंड लवली क्रीम जैसे लोगों को एंडोर्स करते हैं, आप जो प्रोडक्ट एंडोर्स करते हैं उनमें यही बात होती है, इसको लगाने से मेरी त्वचा कितनी गोरी और कोमल हो जाती है। आपको उस लड़की का दर्द नहीं पता जिसकी शादी इसलिए नहीं होती कि सिर्फ इसलिए वो सांवली कलर की है, और आप ब्लैक लाइव्स मैटर के प्लेकार्ड लेके घूम रहे हैं। कहीं पे अगर कहीं कुछ रेप हो जाता है, आप सब प्लेकार्ड लेके ऐसे खड़े हो जाते हैं और पूरी की पूरी एक कम्युनिटी जो हिंदू कम्युनिटी है उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, जैसे हर हिंदू जो है वो लोगों का रेप करने में लगा है। आप क्या कारण है इस्लामिक टेररिज्म के अगेंस्ट एक शब्द नहीं बोलते और हिंदू सैफरन टेरर को लेके एडवर्टाइज करने लगते हैं, या जो बॉलीवुड के एक्टर्स करते हैं उनको अपोज भी नहीं करते हैं? ये गलत है। हो सकता है आपकी आइडियोलॉजी हो तो अपनी आइडियोलॉजी खुल के बताइए। ये सिलेक्टिव सिंबॉलिक आधी अधूरी आइडियोलॉजी, कभी यहां खड़े हो गए कभी वहां खड़े हो गए, आधे से अधिक नए एक्टर्स तो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो डायरेक्टर्स जो एक्टिविस्ट हैं उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। प्लीज स्टॉप ऑल दिस। ये इंडस्ट्री के अंदर ये लेफ्ट राइट की लड़ाई करना, ये भारत के मिडिल क्लास को ह्यूमिलिएट करना, सीए के साथ खड़ा होना, हिंदू सैफरन की बात करना, प्लीज इसको बंद करिए। बी हम्बल, प्लीज रिलैक्स। पार्टी इज ओवर, नाउ लेट्स मेक गुड सिनेमा, लेट्स मेक वर्ल्ड क्लास सिनेमा, लेट्स इंट्रोड्यूस ग्रेट टैलेंट। वही अपने लघुए भगुए चमचों को हर समय काम देना, अपने साथ एक 15, 20, 25 लोगों की बारात लेके एयरपोर्ट में घुसना, सब जगह जाना जैसे आप कहीं के बादशाह हैं। आप नहीं हैं, आपकी 2 फिल्में नहीं चलेंगी, आप सड़क पे खड़े हो जाएंगे। वही लोग जो आपको आज खुदा मानते हैं बॉलीवुड के अंदर, वही प्रोड्यूसर्स आपने देखा है किस तरह से लात मारते हैं। मैंने अभी आपको पढ़ के तो सुनाया, आप गुमनाम हो जाएंगे। उस गुमनामी में कोई आपको पूछेगा नहीं, उस अंधेरे में आपको सिर्फ अपनी आवाज सुनाई पड़ेगी। जरा अगर आप अपने स्टारडम को टेस्ट करना चाहते हैं, अगर वाकई में आपको लगता है आप खुदा हैं, आप बहुत बड़े भाई हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, रिक्वेस्ट नहीं मैं आपको चैलेंज करता हूं, जरा एक बार किसी इंडिया के स्मॉल टाउन मिडिल क्लास इलाके में जरा बिना अपनी सिक्योरिटी के साथ खड़े होकर तो दिखाइए ना। अगर आपके ऊपर लोगों ने फूलों की जगह चप्पलों और गालियों की बरसात की तो मेरा नाम मिटा दीजिएगा। इस बात को चेतावनी नहीं, इस बात को एक दोस्त की सलाह मानिए, एक हमदर्द की सलाह मानिए। प्लीज humble down and focus on making great Indian stories. We are full of such great literature you can't imagine. Our literature is one of the richest. इतनी डाइवर्सिटी दुनिया में कहीं नहीं है। हिंदी के अलावा गुजराती में, मराठी में, बंगाली में, मलयालम में, तमिल में इतनी स्टोरीज हैं, उनको ढूंढिए। कॉमन मैन की कहानियां ढूंढिए। भारत के जो रियल सोशल ईविल्स हैं, जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, उन पे सच्ची कहानियां बनाइए। और फिर आप देखिए वही जनता आपको कैसे सर पे बैठाल के खुदा बनाती है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो अब आपको चप्पलें और गालियां नहीं पड़ेंगी, आपके ऊपर लोग फूलों की बरसात करेंगे और आप फिर से एक बार खुल के डर के ट्विटर या सोशल मीडिया से भागेंगे नहीं, खुल के अपनी बात बोलेंगे, लोगों के गले में हाथ डाल के उनके दोस्त बनेंगे, हमदर्द बनेंगे, उनके सुख दुख हंसी आंसू सबके आप सहदार बनेंगे। जस्ट थिंक अबाउट इट बिफोर यू स्लीप टुनाइट। दोस्तों, अगर मेरी बात आपको सही लगी हो, अगर आपको लगा हो मैंने ये 5 डेडली सिंस बिना किसी बायस के ईमानदारी से एनालाइज करके आपको बताए हों, तो ये सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, पर इसके पीछे बहुत हफ्तों का, महीनों का रिसर्च है। और ये रिसर्च करती है आई एम बुद्धा टीम, ये आई एम बुद्धा फाउंडेशन। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए, इसको मजबूत करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए। और अगर आप चाहें कि हमारा ये एफर्ट्स जारी रहे, इस तरह की चीज़ें मैं आपके सामने लाता रहूं, तो आप iambuddha.net पे जाके फाइनेंशियली भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि बिना फाइनेंस के हम भी ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और ऐसे वीडियोस बनाने के बाद तो आप सोचिए मुझे बॉलीवुड में कोई काम भी नहीं देगा, तो मैं तो वैसे ही सड़क पर खड़ा हूँ, आप में और मुझ में कुछ फ़र्क नहीं है। बट प्लीज़ सपोर्ट मी, मुझे वो ताकत दीजिए ताकि मैं आपके सामने सत्य हमेशा लेके आता रहूं। सो एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आप जहां भी हैं खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।